अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीन जैकिस रूसो वी हैव पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने पॉलिटिकल साइंस के रिवीजन 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और पॉलिटिकल साइंस के अलावा जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी और सिंधी के हमने CCE और CSS 2027 के लिहाज से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, जिनके वीडियोस और प्लेलिस्ट इसी चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन विजिट देम एनी टाइम। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जीन जैकिस रूसो। उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में, वो भी कवर किया जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि इस दफ़ा मुख्तलिफ अप्रोच लाएँ अपने पेपर अटैम्प्टिंग में। पॉलिटिकल साइंस में मुख्तलिफ जार्गन्स, मुख्तलिफ कोटेशंस, थियरीज़, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स वगैरह यूटिलाइज़ करें। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की एक मिसकंसेप्शन बन गया है कि ये एक डायनामिक पेपर नहीं है, इसीलिए लोग इसमें चीज़ें ऐड ऑन नहीं करते। तो आपने अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल जीन जैकिस रूसो की फ़िलासफ़ी से हम क्या क्या सीखते हैं, या फिर उनके नज़रिए से आज के दौर में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। ठीक है, ये एक मिसाल है, क्योंकि हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते ही इसलिए हैं कि उनसे कुछ सीख सकें। आज वाला जो मुआशरा है, आज वाला जो सोसाइटी है, उसे कैसे बेहतर बनाएं। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं जिनसे आपका पेपर थोड़ा बहुत स्टैंड आउट करे और एग्ज़ामिनर जो आपका चेकर है उसे चीज़ें आपकी मुनफरिद लगें, अच्छी लगें। ठीक है, आपके पास फ्री हैंड होता है, इर्रेलेवेंट नहीं जाना, जो चीज़ पूछी गई है उसी के ज़ुमरे में ही, उसी के रिगार्डिंग ही बातें करनी है, बट थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़ा बहुत क्रिएटिव रहना है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। जो हमारे रूसो हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1712। सबसे पहले तो ये कोटेशन आ जाती है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, इट वुड नॉट हैव टेकन प्लेस इफ़ रूसो वॉज नॉट बॉर्न। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बात है, बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि इसकी वजह से, इस एक बंदे की वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। ये नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है, या आप अपने पेपर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर रूसो ना होता तो शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी ना होता। ठीक है, तो ये जो है ये 1712 में पैदा हुए थे और 1778 में इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज अ जेनेवियन फिलोसोफर, राइटर एंड पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है, ये एज ऑफ इनलाइटनमेंट से बिलोंग करते थे। ही प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न आइडियाज़, जैसे पॉपुलर सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इक्वालिटी, जनरल विल, पॉलिटिकल फ्रीडम, रिपब्लिकनिज़म और सिटीज़नशिप। ये सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं, इन आइडियाज़ को रूसो ने काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया था। ये सारे के सारे मॉडर्न आइडियाज़ हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग पॉपुलर सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल, ये सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं, इनको बहुत गहरी तरीके से रूसो ने इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, रूसो के जो पब्लिश्ड वर्क्स एंड बुक्स आर एज फॉलोज। उसके बुक्स और पब्लिक वर्क्स कौन कौन से हैं उन पे आते हैं। सबसे पहले अ डिस्कोर्स ऑन मोरल इफ़ेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, ये पब्लिश हुआ था 1750 में। ठीक है, इसका नाम है अ डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफ़ेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस। उसके बाद है अ डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, अ डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। उसके बाद है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो का है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, उसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो। इन्होंने ये भी कहा था, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। ठीक है, हाउ कैन ह्यूमन बींग्स लिव अंडर पॉलिटिकल अथॉरिटी वाइल रिमेनिंग फ्री। जैसे बताया मैंने आपको, ये 1750 में इनका पहला डिस्कोर्स लिखा गया था, डिस्कोर्स ऑन साइंसेस एंड आर्ट्स 1750 में।
इसकी जो मेन थीम थी वो थी ऑन सिविलाइजेशन एंड मोरल करप्शन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा था डिस्कोर्स और ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनका दूसरा जो है, ये लिखा था 1755 में, 1755, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था 1762 में, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट था पॉपुलर सॉवरेनिटी और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। उसके अलावा कन्फेशंस भी इनका एक वर्क है जो पब्लिश हुआ था 1782 और 1782 से लेकर 89 के दरमियान, और ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अब देखते हैं कि रूसो की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उस पर किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है। तो एक चीज़ अपने जहन में डाल दें कि जो जो अपनी नेटिव जगह होती है उसका किसी भी राइटर पे, किसी भी आम इंसान पे, किसी पॉलिटिशियन पे उसका लाज़िमन असर होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, अगर कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ट्रॉमा है और फ्री राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है हमारे पास, तो अगर मैं एक राइटर बन जाता हूँ तो मेरी राइटअप्स में वो सारी की सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो नेटिव प्लेस का तकरीबन हर राइटर की राइटअप में इन्फ्लुएंस दिखता है, रिफ़्लेक्ट होती है वो चीज़, ठीक है। तो आते हैं रूसो पे। रूसो वाज बोर्न इन जेनेवा इन 1712 फ्रांस के अंदर। फ्रांस वाज सफरिंग अंडर द despotic rule of Bourbon kings. There was no rule of law. Their rule was arbitrary and based on the divine rights theory, ठीक है। People suffered due to injustice, inequality and exploitation. They were denied freedom and liberties, hence there was a large scale political and economic discontent among the masses. मतलब जो रूसा का बैकग्राउंड है जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पे एक तो मोनार्की थी, ठीक है। बार्बन किंग्स थे वहाँ पे और वो सही तरीके से रूल नहीं करते थे, तो वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास अपने हुकूक नहीं थे, ठीक है। मूविंग अहेड, उसके बाद दूसरा जो इन्फ्लुएंस है रूसोस ओन टेम्परामेंट एंड कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। रूसो की जो फ़िलासफ़ी है उस पर रूसो का जो खुद का टेम्परामेंट है, खुद की पर्सनैलिटी है, उसका भी एक वाज़े इन्फ्लुएंस रहा है। आते हैं उस पर। रूसोस ओन टेम्परामेंट हैज़ लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑल दैट ही रोट। जो जो चीज़ें रूसो ने लिखी हैं उस पर रूसो का खुद का टेम्परामेंट रिफ्लेक्ट होता है। ही वॉज सेल्फ कॉन्शियस, प्राउड, सेंटिमेंटल एंड टोटली डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये एग्जैक्टली लाइन आप अपने पेपर के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से लिखी गई है, ठीक है। ही एक्सटोल्ड द नेचुरल मैन इज़ बेटर देन द सिविलाइज्ड मैन। मतलब जो इंसान की नेचर है कुदरतन, वो सिविलाइज्ड इंसान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। And reasoned that human mind has been corrupted by the arts and sciences. He attributed that evils of the society, such as envy, fear, hatred, and fraud, to the progress in the sciences. He condemned the customs imposed by the society, the restraints of law and authority of the state. He said, man is born free and everywhere he is in chains. तो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है कि उसने ये चीज़ कही है कि इंसान पैदा तो फ्री होता है बट हर जगह उसके पाँव में बेड़ियाँ होती हैं। In order to find an alternative, he turned to religion, morals and simplicity of life. Hence his political philosophy was in the nature of revolt against reason, ठीक है। तीसरा इन्फ्लुएंस है अनहैप्पी चाइल्डहुड। तो ये जैसे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं तो उसके बारे में, रूसो के बारे में ज़्यादा पता चलता जा रहा है कि उसकी जो फ़िलासफ़ी है उस पर किन किन चीज़ों का असर पड़ा था, उसका बैकग्राउंड क्या था
उसकी खुद की फ़िलासफ़ी बनी कैसे, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ना, इन डेप्थ पढ़ना है, चीज़ों को कवर करते जाना है, चीज़ों को एब्जॉर्ब और सोक करते जाना है। तो रूसो कैरीड विथ हिम द स्कार्स ऑफ एन अनहैप्पी चाइल्ड ऑल हिज लाइफ। देखें ये कितनी खूबसूरती से कही गई लाइन है। रूसो कैरीड विथ हिम द स्कार्स ऑफ एन अनहैप्पी चाइल्डहुड ऑल हिज लाइफ। हिज मदर सफ़र्ड फ्रॉम इल हेल्थ एंड शी डाइड व्हेन रूसो वाज 10 मंथ, मतलब वो 10 महीनों का था तब उसकी माँ की डेथ हो जाती है। When he was 10 years old, his father left him. At the age of 10 years, he enjoyed the taste of freedom. His schooling was irregular. ठीक है, he was under the care of young widow. He was under the care of a young widow, Madame de Warens. The intellectual atmosphere that prevailed in her home and among her friends helped Rousseau to acquire ideas in a free and unrestrained manner. She had a very big personal library and Rousseau got access to that. मतलब वो जहाँ पे बड़ा हुआ, एक विडो के पास, उनके पास एक लाइब्रेरी थी और वो खुद एक इंटेलेक्चुअल थी। और ये चीज़ें बच्चे के लिए, कोई भी बच्चा हो, वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक एम्प्टी वेसल की तरह होता है। आप जो चीज़ें उसके अंदर डालेंगे वो उस चीज़ का शेप ले लेगा, ठीक है। Lastly, close contact with politics. At the age of 30, he got an opportunity to be acquainted with the French ambassador and he became his secretary. मतलब वो पॉलिटिकल बन गया था। At that time, he came in close contact with politics and diplomacy. He noticed that majority of the people were away from the mainstream of the society. Peasants, workers were neglected. Hence, in his philosophy, he stood for the common man and lower middle class. Defended democracy, which is based on consent and justice. अब आते हैं रूसो की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। रूसो's political philosophy was in the nature of revolt against reason. 18th century जो है, it is described as age of enlightenment. Important features of this age were that most of the thinkers preferred enlightened despotism, scientific progress and reason. Rousseau was against it. कि एनलाइटनमेंट के दौरान बातें ये कही जाती थी कि जो थिंकर्स वगैरह थे वो चाहते थे कि इनलाइटनमेंट आए, साइंटिफिक प्रोग्रेस आए, रीज़न आए, पर रूसो ये नहीं चाहता था। रूसो वाज अगेंस्ट इट। ही वाज, उसकी नेचर की फ़िलासफ़ी थी, इसकी फ़िलासफ़ी की नेचर थी रिवोल्ट अगेंस्ट रीज़न। कैसे, उस पर आते हैं। ही रिप्रेजेंटेड टेस्ट इन मोरल्स एंड सेंटिमेंट फॉर लोअर मिडिल क्लास। उसका पहला जो बुक है, अ डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफ़ेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, उसमें उसने कहा है कि ही एक्सट्रोल्ड द नेचुरल मैन इज़ बेटर देन सिविलाइज्ड मैन। ये चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं आप कोटेशन के तौर पर। ही गेव रीज़न दैट ह्यूमन माइंड हैज़ बिन करप्टेड बाय द आर्ट्स एंड साइंसेस। जो इंसान का दिमाग है वो उसे आर्ट्स ने और साइंसेस ने करप्ट कर दिया है। जो नेचुरल इंसान का दिमाग है वो बेहतर है सिविलाइज्ड इंसान से। मतलब जिसने आर्ट्स एंड साइंस पढ़ी हुई है उनका दिमाग इतना करप्टेड नहीं है, मतलब उनका दिमाग करप्टेड है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ ऑल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। उसकी वैल्यू ऑफ जस्टिस पे आते हैं। ऑल द इविल्स ऑफ सोसाइटी सच एज एनवी, फियर, हेट्रेड एंड फ्रॉड इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस इन साइंसेस। उसका जो सेकंड वर्क है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ही पुट अ लाइट ऑन मेन मेड इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस। मतलब इंसानों ने जो जो इनइक्वालिटीज़ और नाइंसाफ़ियाँ पैदा की हैं
उनके ऊपर उसने रोशनी डाली अपनी किताब अ डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। ही सेड देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। पहली नेचुरल है, द फर्स्ट काइंड इज़ नेचुरल। फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस इन इक्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड बॉडी। पहली जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, वो नेचुरल है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान पैदा होता है, उसकी बॉडी कमज़ोर होती है या फिर वो क्या कहते हैं, शार्प नहीं होता जहन से इतना एज़ कम्पेयर टू द पर्सन। या चले एक मिसाल ले लेते हैं कि एक घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से एक का पाँव काम नहीं करता, वो लंगड़ा के चलता है, और दूसरा जो है वो उसकी बॉडी पूरी की पूरी ठीक है। तो वो एक किस्म की नेचुरल इनजस्टिस हो गई, नेचुरल इनइक्वालिटी हो गई। दूसरी जो है सेकंड काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ इज़ सोशल इनइक्वालिटीज़। पहली नेचुरल थी, दूसरी जो है वो सोशल इनइक्वालिटी है। प्रिविलेजेस फॉर वेरियस काइंड्स, वेल्थ, ऑनर, पावर, these second kind of inequalities are responsible for all ills। मतलब पहली जो नेचुरल इनइक्वालिटी है रूसो के हिसाब से, वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव बिन बेस्टोड विथ इट। बट जो सेकंड काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है, उसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे जो सोसाइटी में मसले होते हैं, ऑल इल्स, ये सेकंड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें से पैदा होती है। मतलब उसमें जिसमें आप वेल्थ आ गई, लालच आ गई, मतलब किसी के जहन में लालच होगी वेल्थ के लिए, तो वो ऑब्वियसली कुछ ऐसे बंदे होंगे जो वेल्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऑनर पे बात आ जाती है, तभी लोग सोशल इल्स क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनर किलिंग हो जाती है पाकिस्तान में, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो ऑनर किलिंग करती है बिकॉज ऑफ देयर, मतलब अपनी नाक बचाने के लिए। पावर, दिस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन की पावर के लिए भी सोशल इल्स वगैरह पैदा होती है सोसाइटी के अंदर। मैन इन सोसाइटी और civilized man has developed all unhealthy habits, hence the civilized man is subject to needless anxieties, pains। मतलब जो civilized इंसान है उसने अनहेल्दी हैबिट्स पैदा कर दी हैं और मुश्किलातें पैदा कर दी हैं, रूल्स बना दिए हैं, इसीलिए जो civilized man है उसके अंदर नीडलेस एंजाइटी होती है, उसके अंदर नीडलेस पेन होता है। रूसो के लफ्ज़ों में अगर आएँ तो थिंकिंग मैन इज़ डिप्रेव्ड एनिमल, अ थिंकिंग मैन इज़ डिप्रेव्ड एनिमल। अकॉर्डिंग टू रूसो, नेचुरल मैन वाज गुड, हिज नेचर वाज प्रिवेंटेड बाय द विशियस सोशल इंस्टीट्यूशंस। द गुड मैन कैन बी रिस्टोर्ड ओनली बाय क्रिएटिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन डिज़ायर्स। सबसे पहली बात जो मैं आपको समझा दूँ कि जो स्टेट ऑफ नेचर है रूसो के हिसाब से, उसमें जो इंसान था उसकी नेचर मतलब काइंड थी, अच्छी थी, बेहतर थी। उसकी फ़िलासफ़ी पूरी की पूरी इसी बुनियाद पे है कि जो नेचुरल इंसान था, स्टेट ऑफ नेचर में नेचर थी इंसान की, वो अच्छी थी, वो काइंड थी, और उसे रिस्टोर करने के लिए हमें उस वैसी कंडीशन लानी होंगी कि वो फ्री महसूस करे, फ्री एक्सप्रेशन हो उसके पास, जो अपनी नेचुरल ह्यूमन डिज़ायर्स हैं उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, तभी हम उस गुड मैन को रिस्टोर कर पाएंगे। दस रूसोस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिमांडेड जस्टिस एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, इंसान रूसो की ह्यूमन नेचर पे आते हैं कि रूसो जो है ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ह्यूमंस आर नेचुरली करप्ट। वो कहता था कि इंसान नेचुरली करप्ट नहीं है, दे आर नॉट नेचुरली करप्ट, दे आर नेचुरली गुड। इंसान जो है वो नेचुरली अच्छे हैं। रूसो का ये मानना था इंसान की नेचर के बारे में। हिज फेमस कॉन्सेप्शन इज़ मैन इज़ नेचुरली गुड बट सोसाइटी करप्ट्स हिम। रूसो का यही मानना है कि इंसान जो है वो नेचुरली गुड है, अच्छा है, बट जो सोसाइटी है वो इसे करप्ट कर देती है। अकॉर्डिंग टू रूसो, प्रिमेटिव ह्यूमन बींग्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, कंपैशनेट थे, सिंपल थे, पीसफुल थे, और दे वर कंसर्न प्राइमरीली विद सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो अपने आप को बचाने में ही लगे हुए थे, तो उनमें कोई ख़राबियाँ नहीं थी, दे वर नेचुरली गुड। प्रॉब्लम कब इमर्ज हुआ? जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। प्रॉब्लम तब इमर्ज हुआ जब सोशल कंपैरिजन हुआ, कंपटीशन हुआ, इनइक्वालिटी हुई, डिपेंडेंस हुई,
तभी जो इंसान वो करप्ट होना शुरू हो गया। मतलब जैसे जैसे सोसाइटी आना शुरू हुई उसे उसने इंसान को करप्ट करना कर दिया, वरना वो प्राइमरीली कंसर्न होता था अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन पे। वो इंडिपेंडेंट था, कंपैशनेट था, सिंपल था, पीसफुल था। और रूसो का यही मानना है, ठीक है। रूसो की जो स्टेट ऑफ नेचर है वो आगे लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आते हैं इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। रूसो डिफेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस, पॉपुलर सोवरेनिटी इन हिज कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसमें 3 चीज़ें आती हैं मेनली, 4 सॉरी। सबसे पहली है रूसो का जो कॉन्सेप्ट है इंसान की नेचर के बारे में, जो मैंने बताया कि इंसान की जो नेचर है वो नेचुरली गुड है, बट सोसाइटी करप्ट कर देती है उसे। उसके बाद रूसोस अजम्पशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में रूसो क्या सोचता है। रूसोस व्यूज़ ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद चौथा जो है वो रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। सबसे पहला है हमारा रूसोस व्यूज़ अबाउट ह्यूमन नेचर, जो मैंने बताया आपको कि रूसो अपनी डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी में बताता है कि मैन जो है वो एसेंशियली गुड है, एंड गुड एज लॉन्ग एज द फॉलोइंग नेचुरल एज ही फॉलोज हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। मैंने जैसे मेंशन किया कि सेल्फ प्रिजर्वेशन में लगा हुआ था पहले। उसका वन इंस्टिंक्ट इज़ ऑफ सेल्फ लव और सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेकंड इज़ द इंस्टिंक्ट ऑफ सिंपथी और म्यूचुअल हेल्प। बिलीफ इन गुडनेस of natural man and the corruption of social man. He said, man by nature is not bad or corrupt. It is physical environment that makes man corrupt and bad. मतलब समझा दिया मैंने आपको। सोसाइटीज ऑफ इक्वल अकॉर्डिंग टू रूसो फॉर इमेंसिपेशन ऑफ मैन जस्ट एंड राइट सोसाइटी इज़ नीडेड। मतलब इनमें ऐसे इंसान की इमेंसिपेशन के लिए एक अच्छी, एक जस्ट और राइट सोसाइटी चाहिए होगी। अब उसकी स्टेट ऑफ नेचर पे आते हैं। रूसो डील्स विथ द स्टेट ऑफ नेचर in order to explain the origin of the state. His entire political philosophy is based on the concept of state of nature. उसकी जो पूरी की पूरी political philosophy है based on state of nature है, ठीक है। रूसो's state of nature had following features. उसमें प्री हिस्टोरिकल एज आ जाती है। स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल एज स्टेज आ जाती है। द स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल स्टेज, नॉट प्री सोशल स्टेज। यह आपने ध्यान रखना है कि प्री पॉलिटिकल स्टेज थी, प्री सोशल नहीं थी। अ प्रीमेटिव मैन वाज फ्री। एक जो प्रीमेटिव मैन था वो आज़ाद था। Primitive man was free, healthy, honest and happy. He had no ties and obligations. He could not be good or bad. He was guided by sentiments of self-interest. He was concerned with only the satisfaction of his physical needs. मतलब उसकी ज़रूरतें कम थी, फिज़िकल नीड्स थी उसकी, वो पूरी हो जाती तो वो आज़ाद था, वो खुश था, वो सिंपल था। प्रीमेटिव इंसान, ठीक है। वो प्री पॉलिटिकल स्टेज हो जाएगी हमारी, प्री सोशल नहीं। तीसरा फीचर कौन सा है? इक्वल, इंडिपेंडेंट एंड कंटेंटेड। प्रीमेटिव इंसान जो था वो पीस और हार्मनी में रहता था। उसके पास कोई टाइज़ नहीं थी, कोई ओब्लिगेशंस नहीं थी, मतलब कोई रूल्स नहीं थे, इसीलिए वो खुश था। उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई इंडस्ट्री, कोई आर्ट्स, कोई साइंसेस वगैरह नहीं थी। दस अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ रूसो दस अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ नेचर, रूसो के हिसाब से वाज द स्टेज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। वहाँ पे ज़्यादा रूल्स नहीं थे, वहाँ पे हसद नहीं था, लालच नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इंडस्ट्रीज़ का, आर्ट्स और साइंसेस का। तो बेसिक नीड्स पूरी की और वो हारमनी में रहने लगे।
कंटेंट हो गए कि मुझे बस यही चाहिए था, मुझे मिल गया बस। सोशल इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली इवोल्व, मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इवोल्व होने लगे। मतलब पहले तो प्रॉपर्टी नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, बट आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने अपने पहले वाले रहन सहन को बदलना शुरू किया। मेन चेंज इज प्रीवियस वेज ऑफ लिविंग एंड बिगेन टू लिव इन सेटल्ड ग्रुप्स। सोशल इंस्टीट्यूशंस वो इवॉल्व होने लगे, इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वो भी बढ़ने लगा। इसने क्या किया कि इसने गरीब और अमीर का कॉन्सेप्ट ला दिया हमारे पास। पहले तो ये तो नहीं था ना कि ये गरीब है या ये अमीर है, बट जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया कि मतलब इसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ये ज़्यादा अमीर है, ही ओन्स 2 caves फॉर एग्जांपल, तो ये ज़्यादा अमीर है मेरे से। तो इसने सबसे पहला इविल ये आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, उसने अमीर और गरीब की डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, सिविलाइजेशन एंड द ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी मेड मैन सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जब आने लगी तो इंसान जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होने लगा, अपना सोचने लगा कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, और इस परसूट में वो दूसरों को नुकसान देने लगा। It was cause of inequality. It broke down the happy natural condition of mankind and made it necessary to establish a civil society. अब आते हैं रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। According to Rousseau, social contract means the process by which state of nature comes to an end and political society is formed. State of social contract ये है कि स्टेट ऑफ नेचर जो थी, जहाँ पे इंसान कंटेंट था, हारमोनी में था, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, उस चीज़ को एंड करके जब आप एक पॉलिटिकली फॉर्म्ड सोसाइटी में आते हैं तो वो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए रूसो हैज़ गिवन मीनिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड एंड पब्लिक बॉडी इज इस्टेब्लिश्ड। आई मतलब पब्लिक बॉडी जो क्रिएट होती है वो स्टेट होती है। इसके जो रूसो का जो सिग्निफिकेंस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्या है, उस पर आते हैं। रूसो सेड ओनली बाय एग्रीमेंट एंड कंसेंट अथॉरिटी इज जस्टिफाइड एंड लिबर्टी इज रिटेन्ड। मतलब जब स्टेट के पास लोगों की एग्रीमेंट होगी, लोगों का कंसेंट होगा, तभी आपकी अथॉरिटी जस्टिफाइड होगी, अदरवाइज जस्टिफाइड नहीं होगी। ठीक है। रूसो डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स अपने नोट डाउन कर देने हैं। ईच ऑफ अस पुट्स हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर इन कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल। जनरल विल का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि हम अपनी जनरल विल क्रिएट करेंगे और उसके हिसाब से अथॉरिटी जो है वो कॉमन किसी ऑल इज पावर एंड कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन। ठीक है, सुप्रीम डायरेक्शन के हवाले करेंगे। ईच मेंबर बिकेम एन इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द होल एंड क्रिएट सम मोरल एंड कलेक्टिव बॉडी। मतलब सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जब एक साथ एक अपनी जनरल विल क्रिएट कर देते हैं जिसमें कलेक्टिव गुड आ जाता है, तो उससे एक कलेक्टिव बॉडी क्रिएट हो जाती है जो एक मोरल एंड कलेक्टिव बॉडी होती है। उसके बाद सरेंडर टू द कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी बन तो गई, आपने कह दिया कि दिस इज़ द सुप्रीम कलेक्टिव बॉडी, मोरल कलेक्टिव बॉडी। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल सरेंडर टू द कम्युनिटी एज अ होल। जहाँ पे एज अ होल आपने सोचना है, आपने इंडिविजुअल के तौर पे नहीं सोचना। द कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल, द पावर ऑफ द कम्युनिटी इज़ एब्सोल्यूट। कम्युनिटी जो है लीडर नहीं, कम्युनिटी जो कम्युनिटी बनी है सबसे मिलके, वो ही एब्सोल्यूट पावर है, उसी के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। कम्युनिटी विल वर्क फॉर द कॉमन बेनिफिट। यहाँ पे मैंने कॉमन गुड जैसे मेंशन किया, कॉमन बेनिफिट मतलब सबको फ़ायदा मिले, उसी के लिए कम्युनिटी काम करेगी। नो वन एन्जॉयज़ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। मतलब किसी के पास एडेड पावर्स नहीं होंगे, किसी के पास एडेड स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इन द कॉन्ट्रैक्ट नो वन इज़ अ लूज़र एंड नो वन इज़ अ विनर, एवरी वन इज़ अ गेनर। सबको फ़ायदा होगा।
अ सिविल सोसाइटी इज़ एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटीजन्स आर बोथ फ्री एंड इक्वल, ठीक है। उसके बाद राइट प्राइवेट लाइफ नॉट अफेक्टेड, मतलब आपका जो राइट है आपकी प्राइवेट लाइफ के लिए वो अफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ होगा। पब्लिक लाइफ ऑफ द पीपल विल कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, आपकी जो पब्लिक लाइफ है वो स्टेट के अंडर आ जाएगी, बट जो पर्सनल लाइफ है वो स्टेट की अथॉरिटी के अंडर नहीं आएगी, पब्लिक बॉडी के अंदर नहीं आएगी। द स्टेट विल हैव नथिंग टू डू विद द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडिविजुअल अनलेस दे रन काउंटर टू द कॉमन इंटरेस्ट। आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो, बट अगर आप कॉमन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे तभी आपके ख़िलाफ़ स्टेट एक्शन लेगी, ठीक है। अब आते हैं रूसो का जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, उस पे आते हैं। रूसो का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ जनरल विल, जो जनरल विल होगी सब, मतलब जो कम्युनिटी बनी है, कम्युनिटी द होल, उसकी जो विल होगी, everyone becomes part of the individual whole willingly and naturally for his own based advantage. It is the membership of the civil society that lifts the human being from level of brutes. इसीलिए रूसोज theory of general will is connected with the concept of popular sovereignty. मतलब जो कम्युनिटी बनी है उस वही एब्सोल्यूट है, ठीक है। वो अगर जिसका मतलब उस कम्युनिटी का जो जो कॉमन इंटरेस्ट होगा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक कम्युनिटी बनी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर एक कम्युनिटी बनी है थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो, ठीक है। और उसका कॉमन इंटरेस्ट पूरी कम्युनिटी का ये है कि हम इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करें। तो जो गवर्नमेंट होगी वो उसी के हिसाब से ही चलेगी। जो पॉपुलर सॉवरेनिटी होगी वो उस गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, वो उस कम्युनिटी के पास होगी जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। इसे हम पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो रूसो ने मतलब जो सॉवरेनिटी दी है वो लोगों को दी है, द पीपल। दिस वॉज रिवोल्यूशनरी बिकॉज सॉवरेनिटी जो है वो ट्रेडिशनली इट वॉज एसोसिएटेड विथ मोनार्क्स, डिवाइन अथॉरिटी या फिर एरिस्टोक्रेसी। पर रूसो ने यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी बात की कि सॉवरेनिटी जो है वो लोगों के पास होगी, वो किसी मोनार्क बादशाह के पास नहीं होगी, किसी लीडर के पास नहीं होगी, किसी डिवाइन अथॉरिटी के पास नहीं होगी, या फिर किसी एरिस्टोक्रेट के पास नहीं होगी। He said that people are sovereign. रूसो की जो sovereignty है उस पर भी आते हैं थोड़ा। He identified absolute sovereignty of the state with the general will of the people, जैसे मैंने मेंशन किया। Absolutism, he reconciled absolutism with the liberal doctrine. Sovereignty must reside only in the community as a whole. It cannot be divided. According to the Rousseau, sovereignty of the is absolute, but is resided in the general will of the people. जैसे मेंशन किया ऊपर ही कि इट इज़ सॉवरेनिटी जो है वो इंडिविजिबल है, किसी एक ग्रुप के पास नहीं होगी, पूरी की पूरी कम्युनिटी के पास होगी। सॉवरेनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। जो कम्युनिटी होगी वो सरेंडर नहीं करेगी देयर सोवरेन पावर टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब वो एक डेमोक्रेसी नहीं बनाएंगे, वो खुद ही रूल करेंगे, वो खुद ही अपना कॉमन इंटरेस्ट फिगर आउट करेंगे। सॉवरेनिटी विच इज़ वेस्टेड इन द पीपल मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द पीपल देमसेल्व्स। जिन जिन लोगों के पास, जिस जिस ग्रुप के पास, जिस जिस कम्युनिटी के पास सॉवरेनिटी है वो खुद ही एक्सरसाइज करेंगे। बाय इंसिस्टिंग ऑन दिस रूसो इज़ थिंकिंग अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये यहाँ पे असल बात आई कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो रूसो ने कॉन्सेप्ट इसे दिया था कि जनरल विल लोगों की है, पॉपुलर सॉवरेनिटी लोगों की है, तो चलाएंगे भी वही, एक्सरसाइज भी वही करेंगे, एंड दिस इज़ द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
और उसके बाद बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी मीन्स rule of few wise people who are elected. Rousseau shows his dislike for parliamentary government. He said the legislature which enacts laws does not represent the real will of the people. People are free only during election time. Election time पे ही लोगों को आज़ादी होती है, अदरवाइज नहीं होती. Once the elections are over, the people are enslaved by their representatives. जो हकीकत है आज भी कि जब जब इलेक्शंस पूरे हो जाते हैं तो जो आम आवाम है उनको फिर से ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है. सॉवरेनिटी जैसे बताया मैंने, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि उसकी सॉवरेनिटी रूसो के हिसाब से इंडिविजिबल होगी, इनएलिएनेबल होगी, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, और इनएफिलेबल सॉरी, द जनरल विल एम्स एट कॉमन गुड. ठीक है. अब रूसो के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उस पे आते हैं. उसके बाद उसकी जनरल विल का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे. उसके बाद वी विल लुक एट हिज ड्रॉबैक्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. उसके बाद लास्टली नहीं, फिर थॉमस हॉब आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं. मैंने चेक इसलिए किया कि क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है. एनीवेज, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं तो होपफुली सारे के सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे इसके. कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो पे आते हैं. एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दे दें. कंट्री ऑफ रूसो का कंट्रीब्यूशन. उसने फ्यूचर मतलब जो पॉलिटिकल थॉट है उसके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. ही मेड अ प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी. उसने पॉपुलर सॉवरेनिटी, जनरल विल, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी, सिटीजनशिप और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किया था. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और डेमोक्रेटिक थॉट इन चीज़ आउटकम थी, मतलब इन चीज़ों की. उसको कंसीडर किया जाता है प्रॉफिट फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़. जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया था उनका प्रॉफिट रूसो था. हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिकेम द टेक्स्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, मतलब उसकी किताब से चीज़ें पढ़ पढ़ के जो एक्साइटेड क्राउड था उनको सुनाई जाती थी. हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी हेल्प्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. His theory of general will was elaborated by T.H. Green in England. Green's famous dictum that will not force is the basis of the state. ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें, ये इम्पोर्टेंट है. T.H. ग्रीन की बात जो कि जनरल विल से इंस्पायर हुआ था, उसने कही थी कि स्टेट जो है उसकी बुनियाद विल पे होती है, फोर्स पे नहीं होती. और ये इंस्पायर हुआ था रूसो की जनरल विल के कॉन्सेप्ट से. रूसो उसने रिकन्सिलिएशन लाई थी बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी. इट इज़ जनरली असर्टेड दैट देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी. द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स अथॉरिटी इम्प्लाइज द curtailment of individuals' freedom. ठीक है. रूसो thought that coexistence between two is possible. इन चीज़ों के बीच में कोएग्जिस्ट करना पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू रूसो. मतलब लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच, मतलब उनमें कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है. ही सेड देयर इज़ नो लिबर्टी विदाउट लॉज. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लें आपके.
बिना कानून के, बिना उसूलों के आपके पास कोई लिबर्टी नहीं होगी। किसी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल एब्सोल्यूट लिबर्टी हो, इतनी आज़ादी हो कि वो किसी और को मार दे या किसी और को नुकसान दे दे, तो आपकी जो लिबर्टी होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसीलिए उसके लिए कुछ कानून बनाना, कुछ उसूल बनाना लाजिम है। द प्रिमिटिव पीपल हैड फ्रीडम बट इट वॉज सिंपली इंडिपेंडेंस। Citizens must enjoy liberty in its full form when there must be law and justice together। मतलब जब कानून होगा, जस्टिस होगी, तो आप फुल फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे, फुल लिबर्टी को एंजॉय कर पाएंगे। लिबर्टी विदाउट जस्टिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एंड लिबर्टी विदाउट लॉ इज़ फॉल्स। मतलब लिबर्टी के साथ आपको जस्टिस लाजिम होनी चाहिए और लिबर्टी के साथ आपको कानून और लॉ, उसूल वगैरह भी होने चाहिए, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। With the enactment and implementation of law only authority can ensure liberty। ठीक है। उसके दूसरे कंट्रीब्यूशंस पे आते हैं कि उसने एक तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे उसने बात की थी, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दी थी, जहाँ पे इंडिविजुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं और उसमें कलेक्टिव सोवरेनिटी आ जाती है। उसके बाद उसने कॉन्सेप्ट दिया था जनरल विल का, उस पर आ जाते हैं, और उस कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। जनरल विल, Rousseau developed the theory of general will for establishing popular sovereignty. Popular sovereignty is the cornerstone for democratic system of government. Soon after the time of Rousseau, this theory led the Democrats on to the revolutionary path against absolutism। ठीक है। ये जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ परहैप्स रूसोज मोस्ट डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन। ठीक है। मतलब ये जो है कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी है उसका कॉमन इंटरेस्ट क्या है वो हमें पता चलता है थ्रू जनरल विल। ठीक है। विल ऑफ ऑल, मतलब पूरे के पूरे एग्रीगेट जो बनेगा इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस का, वो विल ऑफ ऑल बनेगा। जनरल विल जो है वो कॉमन इंटरेस्ट है। Thus, democracy should not merely count individual interest, it should pursue the common good। पहले आएगी हमारे पास एक्चुअल विल। एक्चुअल विल क्या है? द एक्चुअल विल ऑफ द इंडिविजुअल इन हिज इम्पल्सिव एंड इरेशनल विल। मतलब जो उसकी इम्पल्सिव होगी, रिएक्टिव होगी, बिना किसी रेशनल के, बिना किसी रीज़न के, वो उसकी एक्चुअल विल होगी। ठीक है। इंडिविजुअल एक्शंस बिकम अनरीजनेबल और सेंसलेस बन जाते हैं उसकी एक्चुअल विल के थ्रू। व्हेन दे आर डन अंडर द इम्पेक्ट ऑफ एक्चुअल विल, इट इज़ नैरो एंड सेल्फिश विल। ये याद कर लें कि जो एक्चुअल विल होती है वो सेल्फिश होती है। इट कंपेल्स द इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट। जब वो अपना खुद का सोचेगा, इट इज़ इमोशनल एंड देयर फॉर चेंजेबल, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रीज़न। पहले आएगी एक्चुअल विल, मतलब वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद रियल विल क्या है? रियल विल जो है वो रेशनल है, वो सेल्फलेस है। इट एम्स एट जनरल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो आम वेलफेयर होगा, इंटरेस्ट होगा, उसमें रिफ्लेक्ट होगी हमारी रियल विल। रियल विल थिंक्स मोर ऑफ द कॉमन गुड देन द गुड ऑफ द इंडिविजुअल। दस द रियल विल ऑफ द इंडिविजुअल प्रोमोट्स हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब जो रियल विल होगी वो सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में हार्मनी ले आएगी और वो कलेक्टिव गुड की बात करती है रियल विल। अब आते हैं जनरल विल पे। एन एवरेज इंडिविजुअल हैज़ एन एक्चुअल एंड रियल विल। कोई आम इंसान होगा, उसके पास एक्चुअल विल भी होगी और उसके पास रियल विल भी होगी। द जनरल विल इज़ सिंथेसिस ऑफ रियल विल ऑफ द कम्युनिटी एंड रिप्रेजेंट द कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग कॉमन गुड। ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास जनरल विल के, उन पे आते हैं। जनरल विल जो है ये इंडिविजिबल है, पहली बात।
ये डिवाइड नहीं होगी, पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये रेशनल विल है हमारी, ठीक है, इसके पीछे कोई रीज़न होता है, लॉजिक होता है कम्युनिटी का। इट कम्स एंड अप्लाइज टू ऑल, मतलब ये सब के लिए होती है, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक फैक्शन के लिए नहीं होती, सब के लिए होती है। दिस देयर इज़ यूनिटी इन दिस विल, देयर फॉर इट इज़ इंडिविजिबल, ये डिवाइड नहीं होगी। इफ द जनरल विल इज़ डिवाइडेड इट विल बिकम पर्टिकुलर एंड सेक्शनल, ये डिवाइड अगर हो गई तो ये पर्टिकुलर हो जाएगी, जनरल नहीं होगी। राइट विल है ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला उसका इंडिविजिबल है, दूसरा उसका राइट विल। इट एम्स एट द जनरल गुड, इट राइजेज अबव सेल्फिशनेस एंड ऑलवेज थिंक्स वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, मतलब ये कम्युनिटी वेलफेयर को सबसे आगे रखती है और इंडिविजुअल सेल्फिशनेस को ख़त्म कर देती है। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये बेस्ट फॉर ऑल, सबके लिए अच्छी है। ओबीडियंस टू दिस विल सुप्रीम फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट विल। ठीक है, इनएलिएनेबल है, मतलब जो सॉवरेनिटी है ये जनरल विल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट एंड जनरल विल आर इनएलिएनेबल। मतलब सॉवरेनिटी किसी भी स्टेट की और जनरल विल किसी भी पॉपुलेशन की, वो इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, अलग नहीं हो सकते, इनएलिएनेबल नहीं होते, और ये चेंजेबल नहीं होती। हमारी जो जनरल विल है, इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड परमानेंट, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द जीनियस ऑफ द होल पीपल, मतलब कम्युनिटी का जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है उससे बाहर आती है, ये चेंज नहीं होती, परमानेंट होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, इट इज़ अनरिप्रेजेंटेबल। रूसो डिड नॉट बिलीव इन द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, मतलब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही एक्सरसाइज होगी जो जनरल विल है। रूसो डेवलप्ड द theory of general will for establishing popular sovereignty. The most important element in the contract of theory of Rousseau is the sovereign community, i.e. the state. Such sovereign community or the state has its own unity, identity and will. This will of the whole community is called the general will. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनसे ही निकल के देखते हैं कि सबसे पहले रूसो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल फॉर रिकनसाइलिंग लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल विद अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसे स्टेट की अथॉरिटी से रिकनसाइल करने के लिए जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था रूसो ने। ही शोड द इंडिविजुअल्स लिविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर सरेंडर्ड, इंडिविजुअल जो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे उन्होंने अपनी विल को, अपनी पावर को कम्युनिटी के लिए सरेंडर कर दिया, बिकॉज दे वर डायरेक्टेड बाय द जनरल विल टू डू सो। ठीक है, ही ऑल्सो हेल्ड दैट व्हेन अ सिटीजन ओबेज अ लॉ ही ओबेज हिज ओन विल, हेंस ही इज फ्री। मतलब उसने खुद ही कानून बनाया है, सिटीज़न ने खुद ही अपनी विल से एक चीज़ बनाई है और अपनी विलिंगनेस से वो उसे फॉलो करता है। दिस इज़ वाई द सिटीज़न इज़ फ्री। रूसो शोड दैट social contract did not create a government, it created a state. सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने गवर्नमेंट नहीं बनाई, उसने एक स्टेट बनाई थी। इट इज़ डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल ऑफ द ऑल पीपल। वंस स्टेट इज़ क्रिएटेड, इंडिविजुअल ओबेज हिमसेल्फ एंड रिमेन फ्री इन द स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, और जो कानून बनते हैं वो एक एक्सप्रेशन होते हैं जनरल विल के। ठीक है, क्योंकि उनसे ही जब इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी एज अ होल अपनी विल को एक्सरसाइज करते हैं तभी कानून बनते हैं। इसीलिए लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। और लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि किसी के पास एब्सोल्यूट जहाँ पे एब्सोल्यूट लिबर्टी होगी और अथॉरिटी नहीं होगी, कानून बने नहीं होंगे, तो लिबर्टी भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने ऊपर मिसाल दिया कि अगर किसी के पास एब्सोल्यूट लिबर्टी हो और वो मुझे आके नुकसान दे दे और वहाँ पे कोई अथॉरिटी भी ना हो, तो दोनों के बीच में
मैं पिस जाऊँगा, मतलब उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होता। जब लिबर्टी होगी तो वहाँ पे अथॉरिटी का होना भी ज़रूरी है, वरना इनजस्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। ये बात कह के रूसो प्रूव करना चाहते थे द लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन द स्टेट ऑफ नेचर आर नॉट गोन। ठीक है, अब आते हैं उसके ड्रॉबैक्स पे। सबसे पहली बात, डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश जनरल विल फ्रॉम द विल ऑफ ऑल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में इस चीज़ को लाएंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे जनरल विल को एक्चुअल विल ऑफ ऑल पीपल से। ठीक है, इट इज़ नथिंग इफ़ इट डज़ नॉट मीन द विल ऑफ द मेजॉरिटी। जनरल विल पुट्स एम्फेसिस ऑन द कॉमन इंटरेस्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट को डिफ़ाइन कैसे करना है, डिटरमाइन कैसे करना है, वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ये उसका एक ड्रॉबैक है। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन पे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। इट लीड्स टू द थ्योरी ऑफ कंसेंट, एंड जो टी.एच. ग्रीन थे उसकी असर्शन थी द विल नॉट फोर्स इज़ द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये विल से आप किसी भी स्टेट की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फोर्स से नहीं। ठीक है, द ट्रू बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट ब्रूट मेजॉरिटी बट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकली कॉन्शियस पीपल। के जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों की उससे इंश्योर हो सकती है, मेजॉरिटी ब्रूट मेजॉरिटी से नहीं। उसके बाद सेकंड कंट्रीब्यूशन इज जनरल गुड एज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट। जो थ्योरी है जनरल विल की, इट असर्ट्स दैट द प्रॉपर एंड ऑफ द स्टेट इज़ कॉमन गुड एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। एंड मतलब एंड गोल यही है कि सबका भला हो, सबकी वेलफेयर हो। कॉमन इंटरेस्ट जो है इन द जनरल विल बिकम सेंट्रल फीचर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्टेट आज के दौर में भी। It integrates the individual with state and it also integrates the individual with the society. उसके बाद it is stressed on the continuous participation of the individual in the government. By his participation in the general will, he stresses the view that state is social organism. It has a common conscience and a general will. He maintains that true basis of political obligation is consent. लोगों का जो कंसेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आई होप कि रूसो की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, उसकी कंट्रीब्यूशंस वगैरह आपको समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं मुझे। आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एज सुन एज़ पॉसिबल। इसकी थोड़ी क्रिटिसिज्म को देख लें कि इसके ऊपर क्या क्या क्रिटिसिज्म होती है। जैसे मैंने मेंशन किया कि जनरल विल की थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है कि उसको डिटरमाइन कैसे करना है, ये की थोड़ी क्रिटिसिज्म है। उसके बाद दूसरी ये है कि फोर्स्ड टू बी फ्री, मतलब रूसो की जो स्टेटमेंट है कि इंडिविजुअल में भी फोर्स्ड टू फ्री इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल, मतलब उसे फोर्स ना किया जाए। कि जनरल विल जो है एक किस्म की फ़ोर्स है जो इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस करती है। जो तीसरी क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एक्सेसिव आइडियलिज्म है रूसो की फ़िलासफ़ी में। इट अज्यूम्स दैट सिटीज़न कैन आइडेंटिफाई एंड परस्यू द कॉमन गुड। मतलब यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की बात नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं होती, रिलीजियस डिफरेंसेस की बात नहीं होती, इकोनॉमिक क्लासेस की बात नहीं होती, एथनिक आइडेंटिटीज़ की बात नहीं होती, कंपीटिंग आइडियोलॉजीज़ की बात भी नहीं होती, और अनरियलिस्टिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है रूसो। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, इंस्टीट्यूशंस, डेलीगेशन और प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बात नहीं करता रूसो। और माइनॉरिटी राइट्स को भी वो अंडरमाइन कर देता है। ठीक है, उनमें फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह भी बात नहीं करता।
ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअलिज़्म वर्सेस कलेक्टिविज़्म की बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक यू कैन लेट मी नो। आई विल ट्राई टू कवर इट एज़ सून एज़ पॉसिबल एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं और भी आगे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा।